गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो कल हमने ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक की कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट की थी ना, डिस्कशन हो गया था। सो 3 कॉलम कौन से है बताओ? एक कैश कॉलम, एक डिस्काउंट एंड बैंक, एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज का मीनिंग भी देखा था। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब 2 फेमस कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन से हैं? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या पर्सनल यूज? ऑफिस यूज। एंड दूसरा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये 2 फेमस है। एंड इसके अलावा और एक है, बट वो ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट। ओके, सो इलस्ट्रेशन 3 हमें पढ़ना है। Enter the following transactions in cash book with discount and bank columns. Checks are first treated as cash receipt. So checks are first treated as cash receipt का मीनिंग ये है कि अगर चेक रिसीव हुआ आपको कस्टमर से तो आप उसको ट्रीट करोगे एज इफ यू हैव रिसीव्ड कैश। एंड जैसे आप कैश डिपॉजिट करते हो वैसे ही चेक डिपॉजिट को आपको ट्रीट करना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन। चंद्रिका नाम है बिजनेस वूमन का। चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश। सो चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश ऑफ 20,000। सो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, करेक्ट। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो कौन से साइड को करोगे? रिसीट साइड। रिसीट साइड को टू कैपिटल अकाउंट एंड कैश कॉलम में 20,000 जाएगा। ओके, सो कॉलम्स आप देख रहे हो क्या? DR एंड CR लिखा है और क्या? डेट, देन रिसीट्स, देन LF, देन डिस्काउंट, देन कैश, बैंक हो गया। हाँ, सो डेट, उसके बाद रिसीट्स एंड देन LF, देन कैश, बैंक, डिस्काउंट। सो ये जो कैश, बैंक, डिस्काउंट है ना, ये आप इंटरचेंज कर सकते हो। पहले कैश का ही कॉलम होना चाहिए या पहले डिस्काउंट का ही कॉलम होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। वो 3 कॉलम्स आने चाहिए। एंड वही पेमेंट साइड को बताओ कॉलम्स क्या आएंगे? डेट, पेमेंट्स, LF, कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट। सो पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट, ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, सो कैश कम हो रही है एंड बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। हु इज द रिसीवर? बैंक। डेबिट द रिसीवर। कैश इज रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज गोइंग आउट इन बैंक। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रिसीट साइड को क्या लिखोगे? टू कैश। एंड कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए LF के कॉलम में C आएगा, कैपिटल C लिखना है। एंड बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है ना, सो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखनी है ये 19,000। सो क्या क्या करना पड़ेगा आपको? टू कैश, C एंड बैंक के कॉलम में 19,000।
ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पर ही देना है कैश बुक में. सो पेमेंट साइड को क्या जाएगा, बाय बैंक, LF में C, एंड क्या कम हो रहा है, कौन सा बैलेंस, कैश. तो कैश कॉलम में 19,000. ठीक है. सो कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही होने वाले हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो. ही रिसीव्ड चेक, यहाँ पर शी रिसीव्ड चाहिए, चंद्रिका है ना, यहाँ पर भी शी पेड इनटू करंट अकाउंट चाहिए था. नाउ शी रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600. सो चेक रिसीव्ड इज फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट. तो आप चेक रिसीव हुआ है, फिर भी कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट. सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी 4 जैन को. सो 4 जैन टू कीर्ति एंड कंपनी 600 कैश के कॉलम में लिखा. ठीक है. नेक्स्ट, शी पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक. जो रिसीव हुआ था ना हमें चेक, कब रिसीव हुआ था, 4 जैन को, एंड हमने डिपॉजिट कब किया, 7 जैन. सो चेक डिपॉजिट इज ट्रीटेड लाइक कैश डिपॉजिट. सो कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है, वही एंट्री चेक डिपॉजिट के लिए आपको करनी है. तो बताओ, बँक टू कॅश ना, आता कीर्ती कशाला लागते. सो बँक टू कॅश. येस. सो बैंक टू कैश. सो रिसीट साइड को क्या लिखोगे, टू कैश C आएगा, एंड बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक कॉलम में जाएगा 600. ओके. एंड पेमेंट साइड को 7 जैन डेट, एंड बाय बैंक LF में C, एंड कैश कम हो रहा है मतलब 600. सो देखो यहाँ पर जब रिसीव हुआ था कीर्ति से चेक, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड को 600 आया, एंड अभी डिपॉजिट करते वक्त पेमेंट साइड को कैश कॉलम में 600 गया है. ठीक है. सो मतलब कैश में क्या एक बार आया एक बार गया, एंड अल्टीमेटली वो कहाँ पर गया, बैंक कॉलम में. करेक्ट. नेक्स्ट बताओ, एंट्री आप बताओ पहले. 10th जैन को शी पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20. सो 330 का चेक हमने दिया है रतन एंड कंपनी को. तो देखो यहाँ पर ओनली चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट. सो जो चेक्स आपको रिसीव हुए हैं ना, उसको ही कैश रिसीट चेक करना, ट्रीट करना है. जो चेक से आपने पेमेंट किया है, जैसे कि इस केस में पेमेंट किया है ना आपने, तो उसको कैश पेमेंट नहीं ट्रीट करना है. आप चेक लिख के दे रहे हो किसी को, तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना, कैश बैलेंस थोड़ी कम होने वाला है. सो पेमेंट बाय चेक है तो हमेशा बैंक कॉलम में ही एंट्री आएगी. सो जर्नल एंट्री बताओ इसकी. ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20. हु इज द रिसीवर ऑफ चेक, हाँ. सो डेबिट द रिसीवर, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड डिस्काउंट आपको मिला है, गेन है, तो डिस्काउंट रिसीव. सो पेमेंट साइड को हम क्या लिखने वाले हैं, बाय रतन एंड कंपनी, डिस्काउंट कॉलम में 20 एंड बैंक कॉलम में 330. करेक्ट. ये आपको नहीं था ना 3 कॉलम, 2 कॉलम ही था. 12th को क्या हुआ है देखो, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट. हमारे बैंक में 475 आए हैं, किसने दिए आपको, त्रिपाठी एंड कंपनी ने. तो ऐसे एज्यूम करो जीपे फोन पे किया है, तो क्या एंट्री होती है, आपके बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए. जीपे आप करोगे तो आपको क्या होगा, किसी ने आपको जीपे किया तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी. रिसीट साइड को, हाँ, टू त्रिपाठी एंड कंपनी, बैंक कॉलम में 475. नेक्स्ट, he receives, so she receives check from Varshi and allows him discount 35. 450 का चेक रिसीव हुआ है. चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज
कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट दिया तो लॉस हुआ है, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वारसी एंड कंपनी, नहीं एंड कंपनी नहीं है, सिर्फ टू वारसी, सो टू वारसी, डिस्काउंट कॉलम में 35 एंड कैश कॉलम में 450 एंड ये 30 रॉन्ग हुआ है, हाँ नहीं सॉरी वो डेट है, सॉरी यहां तक ही देखना है ना, ठीक है। सो डिस्काउंट कॉलम में 35 गया एंड कैश कॉलम में 450। नेक्स्ट पढ़ो, ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश सेल। सो चेक रिसीव किया क्या एंड कैश रिसीव किया क्या, दोनों के लिए हमें कैश को ही डेबिट करना है एंड आपको 175 क्यों रिसीव हुए हैं, फॉर कैश सेल, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, सेल, करेक्ट, सो कैश टू सेल्स। टू सेल्स 175 कैश कॉलम में, ओके। चेक रिसीव हुआ क्या, कैश रिसीव हुआ क्या, आप क्या कर रहे हो, कैश कॉलम में। नेक्स्ट, ही मतलब शी पेज इन टू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन 15th एंड 28th को ये चेक रिसीव हुआ है 100 का एंड कौन सा चेक रिसीव हुआ है आपको, ये 450 का, वो इंक्लूडिंग है इसमें ना 1000 में, सो आपको ऊपर के दो चेक्स है वो 1000 में ऐड करोगे आप या ऑलरेडी इंक्लूड है, हाँ इंक्लूडिंग लिखा है ना, इंक्लूडिंग, सो आपको सिर्फ चेक डिपॉजिट किए है आपने 1000 के, उसकी एंट्री बतानी है, बैंक टू कैश, करेक्ट, सो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सो टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी, एंड बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है, सो 1000 बैंक के कॉलम में एंड पेमेंट साइड को बाय बैंक एलएफ के कॉलम में सी एंड कैश का बैलेंस कम होने वाला है, सो कैश के कॉलम में 1000। नेक्स्ट, हाँ परचेसेस टू कैश, इजी था ना, बाय परचेसेस एंड कैश कॉलम में 275, लास्ट वन, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 50, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, सो बाय सन्ड्री एक्सपेंस 50। अभी मुझे बताओ डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस करना है या टोटल लेनी है, टोटल, सो 35 इधर की एंड इधर की 20, सो ये डिस्काउंट अलाउड है एंड ये 20 डिस्काउंट रिसीव्ड है, करेक्ट। देन कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस, सो ऑलवेज डेबिट साइड की टोटल लोगे, वही क्रेडिट साइड को लिखोगे एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड बैंक का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको क्योंकि क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है बैंक के केस में, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं तब, ओके। सो जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, दो टाइप के अकाउंट्स आपको पता होंगे, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, सो जनरली जो जॉब करते हैं उनका सेविंग अकाउंट एंड जिनका बिजनेस होता है उनका करंट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होल्डर्स है उनका बिजनेस है, तो बिजनेस में तो एक्सपेंसेस मंथली होते ही रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, रेंट, सैलरी होती है, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, बट बिजनेसमैन का इनकम जो है वो फिक्स नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट। सो अगर बैंक में बैलेंस नहीं है तो फिर बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी देते हैं, उस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप पेमेंट करो, आपके जो मंथली खर्चे है वो करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट बैंक सैंक्शन करती है। बैंक मतलब ब्रांच, बैंक की जो ब्रांच होगी ना उस ब्रांच में मैनेजर होता है, वो मैनेजर सैंक्शन करता है, वो कैसे सैंक्शन करता है, तो आपका बैलेंस शीट P&L पिछले 3 साल का देखता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी देखता है वो आपके 3 साल के पिछले, एंड देन वो अमाउंट डिसाइड करता है कि आपको 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन हुआ है। सो इसका मतलब क्या, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप 5 लाख तक के खर्चे कर सकते हो, एंड देन जब भी पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा बिजनेसमैन को, वैसे वैसे ऑटोमेटिक रीपेमेंट होता है उसका।
सो हम जब लोन लेते हैं बैंक से तब मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ते हैं ना, मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट जो भी फैसिलिटी है। यहाँ पर ऐसे इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट होता है। एंड लोन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, एंड ओवरड्राफ्ट के लिए भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओके, उन्होंने थोड़ी हमें गिफ्ट दिया है कि अरे नहीं है क्या पैसे ले लो, मैं 5 लाख देता हूँ, ऐसे गिफ्ट थोड़ी है ना। बैंक क्या करेगी, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, लोन पे भी इंटरेस्ट लगता है, ये सिमिलैरिटी है। बट डिफरेंस ये है कि ऑटोमेटिक पेमेंट कहाँ पर होता है, ओवरड्राफ्ट में, एंड लोन में ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं होता, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। ईएमआई जिसको हम बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका फुल फॉर्म। लोन का अलग से अकाउंट होता है। ओके, लोन का आपको स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे पासबुक होता है ना, सेविंग अकाउंट का पासबुक होता है, करंट अकाउंट का पासबुक नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट होता है करंट अकाउंट का। वैसे ही लोन अकाउंट का भी बैंक स्टेटमेंट होता है। तो जो वो स्टेटमेंट देख के हमें समझता है कि कितनी लोन की अमाउंट ली थी, कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पोर्शन कितना था एंड लोन का पोर्शन कितना था। ओके, एंड और एक डिफरेंस ये है कि लोन का अलग अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट का अलग अकाउंट नहीं होता है। वो फैसिलिटी दी है किसको, करंट अकाउंट होल्डर्स को। ओके, सेविंग अकाउंट को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और एक डिफरेंस बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 लाख का लोन लिया है SBI बैंक से, एंड 10% इंटरेस्ट चालू है उसके ऊपर, एंड वो लोन 5 लाख लेके आपने कुछ भी नहीं किया उसका, उस पैसे का, सिर्फ लोन लेके रखा, फिर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, आप लोन के अमाउंट का यूज करो मत करो, आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया जिस दिन से आपने लोन लिया उस दिन से। बट ओवरड्राफ्ट के केस में मुझे 5 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, बट मैंने उसमें से 50,000 ही यूज किया है। ओके, तो मुझे सिर्फ 50,000 पे ही इंटरेस्ट पे करना है। लोन के केस में कैसे हो रहा है, 5 लाख का लोन लिया आपने तो आप उसको यूज करो, रख दो, ऐसे ही कुछ भी करो, लोन लिया मतलब इंटरेस्ट लगेगा। एंड ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होगा, जितना जितना आप यूज करोगे, पहले आपने 50,000 यूज किया, फिर और 1 लाख यूज किया, फिर और 1 लाख यूज किया, तो जितना यूज किया उतने ही अमाउंट पे, एंड जितने पीरियड के लिए यूज किया, 15 डेज के लिए यूज किया, 20 डेज, फॉर एग्जाम्पल 50,000 हमने 15 दिन के लिए यूज किया, एंड 2 लाख आ गए आपको आपके कस्टमर से, तो वो ऑटोमेटिक रीपे हो गया ना 50,000 का ओवरड्राफ्ट। सो आपने वो 50,000 15 दिन के लिए ही यूज किया था, जब तक कस्टमर से पैसे आना बाकी था तब तक ही यूज किया। सो आपको इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, पूरे 5 लाख पे नहीं, सिर्फ 50,000 पे, एंड कितने दिन के लिए लगेगा, 15 दिन। सो ये डिफरेंस होता है। ओके, सो जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल लग रहा है आपको, ओवरड्राफ्ट ना, क्योंकि हम जितना अमाउंट यूज कर रहे हैं उसमें ही इंटरेस्ट लग रहा है। एंड अगर 10 दिन के लिए यूज किया तो 10 दिन का ही लगेगा, 20 दिन के लिए यूज किया तो 20 दिन का। लोन में क्या प्रॉब्लम होता है, हाँ, पूरे 5 लाख यूज करो मत करो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, एंड मंथली EMI है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं हुआ उसका अच्छे से, बट EMI की ड्यू डेट आ गई, एंड तब तक उसके पास पैसे नहीं आए हैं, बिजनेस ही नहीं हुआ उसका, तो उसको टेंशन आएगा ना। यहाँ पर कैसे है, आपका जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में ही पैसे आएंगे ना, तो उसको ही वो फैसिलिटी दी है ओवरड्राफ्ट की। सो पैसे आने के बाद रीपे करना है, सो टेंशन भी नहीं है, जब तक पैसे नहीं आ रहे तब तक ये 5 लाख यूज करते रहो ना। सो एटलीस्ट फंड्स तो आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो इसलिए अगर क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट की साइड अगर ज्यादा है बैंक कॉलम में, तो उसको क्या बोलोगे आप, ओवरड्राफ्ट है। सो बैंक के केस में कौन सी भी साइड ज्यादा हो सकती है, डेबिट भी या क्रेडिट भी, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। कैश के केस में हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगी। सो ऐसे देख के हमें समझ में आ रहा है ना कि डेबिट कॉलम में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। देखो
19,600, 475 एंड इधर एक ही ट्रांजैक्शन है, मतलब कौन सी साइड ज़्यादा होंगी? डेबिट। सो डेबिट साइड की टोटल करके वही टोटल क्रेडिट साइड को लिखोगे एंड देन माइनस करोगे ये अमाउंट, तो बैलेंस मिल गया। ठीक है, ये जनरली 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। सो सीए फाउंडेशन में सिंपल कैश बुक एंड 2 कॉलम कैश बुक नहीं आता, जो आपने 12th में सीखा है। आपको 3 कॉलम कैश बुक आता है एंड जो आगे पढ़ने वाले हैं हम, पेटी कैश बुक, वो आता है। ओके, सो मैं आपको 15 मिनट दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। सो आपको देख के सॉल्व करना है तो देख के सॉल्व करो आंसर, बिना देख के आपको कॉन्फिडेंस है तो बिना देख के सॉल्व करो। एंड आपका एक पेज पे नहीं हो रहा है, वो बहुत है ना कॉलम्स, तो लेफ्ट पेज पे रिसीट साइड करोगे एंड राइट पेज पे पेमेंट साइड करेक्ट।
ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, पेटी कैश बुक। सो पेटी वर्ड का मीनिंग क्या है? स्मॉल, करेक्ट। सो जहां पर भी बहुत बड़ा बिजनेस है तो वहां पर 2 कैश बुक मेंटेन होते हैं एंड उसके लिए 2 आदमी रखे होते हैं, एक होता है हेड कैशियर एंड एक होता है पेटी कैशियर। सो पेटी कैशियर ये पेटी कैश बुक मेंटेन करता है एंड हेड कैशियर आइदर सिंपल कैश बुक करेगा और 2 कॉलम और 3 कॉलम, आइदर और, हाँ, तीनों मेंटेन किया ऐसे नहीं होगा। सो अभी ये जो पेटी कैशियर है इसके लिए रिसीट का सोर्स एक ही सोर्स है। कौन देता है इसको पैसे? हेड कैशियर से पैसे मिलते हैं, बाकी कौन सा भी सोर्स नहीं है फॉर पेटी कैशियर। एंड देन वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस करता है जैसे कि टेलीग्राम, टैक्सी फेयर, कार्टेज एक्सेट्रा। सो यहाँ पर टेलीग्राम मतलब हमारा टेलीग्राम ऐप नहीं, पुराने जमाने में पोस्टेज जो था, मतलब लेटर्स सेंड किए जाते थे, आपको पता है। सो वो अगर फास्ट जाना चाहिए, फास्ट मतलब 8 दिन में, ओके, दैट इज फास्ट, तो वो टेलीग्राम सेंड करते थे, मतलब वो पोस्टेज का ही टाइप था। टैक्सी चार्जेस आपको पता है। उसके बाद कार्टेज मतलब प्रिंटर, पता है सबको। सो प्रिंटर के अंदर एक कार्टेज होता है, मशीन मतलब समझो एक पार्ट है वो प्रिंटर का, तो वो चेंज करना पड़ता है, उसकी इंक खत्म हो गई ना तो वो रिफिलिंग करना पड़ता है कार्टेज का, कार्टेज रिफिलिंग। तो वो भी क्या है? पेटी एक्सपेंस, स्मॉल एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। उसके बाद कैरेज मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे अगर आप हाईवे से जा रहे हो घूमने, मुंबई जा रहे हो, तो बीच में टोल लगता है ना, टोल का पेमेंट करते हो आप, तो आदमी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना वहां पर, वैसे ही गुड्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तब हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, उसको कैरेज बोलते हैं। सो कैरेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैरेज इनवर्ड एंड दूसरा कैरेज आउटवर्ड। सो जो परचेसेस पे लगता है वो कैरेज इनवर्ड एंड जो सेल्स पे लगता है वो कैरेज आउटवर्ड। सो पेटी कैशियर, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 1000 हेड कैशियर किसको देगा? पेटी कैशियर को, फॉर 1 वीक। तो 1 वीक में उसको मैक्सिमम कितने खर्चे करने हैं? 1000 के एक्सपेंसेस वो कर सकता है एंड जो बैलेंस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 300 बैलेंस है, मतलब उसने पेमेंट्स कितने किए? 700 के, ओके। तो वो 700 जो पेमेंट्स किए पेटी कैशियर ने, क्या क्या किया होगा? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का एक्सपेंस हुआ है, ये कैरेज का एक्सपेंस हुआ है, कार्टेज का हुआ है, टैक्सी पे, तो हर एक्सपेंस के लिए उसके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ मतलब क्या देगा वो? इनवॉइस देगा। सो आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि कुछ लोग इनवॉइस मांगते हैं। हम चाहते हैं पेट्रोल भरने के लिए, तो आप मांगते हो क्या कि बिल दो? नहीं, क्योंकि आपके घर की गाड़ी है ना। बट अगर ऑफिस की गाड़ी है तो ऑफिस में पेमेंट 300 का पेट्रोल भरा मैंने, से आपके एम्प्लॉय ने बताया, तो आप उसको प्रूफ मांगोगे ना, तो बिल लगेगा उसके लिए। सो ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए क्या लगेगा? बिल लगेगा। ये बिल्स पेटी कैशियर किसको सबमिट करेगा? हेड कैशियर को। तो ही हेड कैशियर को समझेगा कि 700 के सच में एक्सपेंसेस हुए हैं एंड 300 बैलेंस है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। हेड कैशियर अगेन 700 देगा नेक्स्ट वीक के लिए, 300 ऑलरेडी बैलेंस है ना पेटी कैशियर के पास। सो नेक्स्ट वीक कितना मिलेगा उसको? 700। सो नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में फिर से कितने पैसे आ गए पेटी कैशियर के पास? 1000। फिर नेक्स्ट वीक अगर 950 का खर्चा हुआ तो बैलेंस सिर्फ कितना बाकी है? 50। तो नेक्स्ट वीक का 950 का जो खर्चा हुआ उसके सारे बिल्स चेक करेगा फिर से हेड कैशियर एंड देन अगेन 950 देगा। थर्ड वीक का बिगिनिंग का 1000 का बैलेंस आ गया। तो ये जो सिस्टम चल रही है उसको कौन सी सिस्टम बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ठीक है। अभी इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है।
इलस्ट्रेशन 4 देखो, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो रिसीव्ड 100 फॉर पेटी कैश, 1 जैन को रिसीव्ड किया है 100। किसने रिसीव किया? पेटी कैशियर ने। किससे रिसीव किया? हेड कैशियर। सो फॉर्मेट आपको पता है क्या? फर्स्ट कॉलम जनरली डेट का होता है, इनका फर्स्ट कॉलम रिसीट्स का होता है एंड सेकेंड कॉलम डेट का होता है एंड थर्ड कॉलम इज वाउचर नंबर। ओके, सो रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर, देन पर्टिकुलर, टोटल। सो पर्टिकुलर्स के लिए 2 कॉलम्स नहीं है, एक ही कॉलम है। सो जब रिसीट आती है तो ये जो जर्नल एंट्री है वो क्या है? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो हमने पर्टिकुलर्स में 2 कैश लिखा एंड रिसीट्स के कॉलम में 100 आ गया एंड देन जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सो पेमेंट्स के लिए भी यही कॉलम है, सो पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम रहेगा। एंड वाउचर नंबर क्या होता है? आपके ऑफिस में क्लीनिंग के लिए माउशी आती है तो वो आपको बिल देती है क्या मंथ एंड को कि इतना मेरा बिल हुआ है? माउशी, क्लीनिंग वाले माउशी बिल नहीं देते, फिर आप उसको पेमेंट करोगे, फिर प्रूफ क्या है आपने पेमेंट किया है? बिल तो नहीं दिया माउशी ने, तो उसके लिए कैश वाउचर बनाते हैं और उस पे साइन ली जाती है माउशी की। ओके, सो जो भी लोग आपको बिल नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई चाय वाले भी बिल नहीं देते हैं, करेक्ट? तो आप क्या करोगे? कैश वाउचर पे साइन लोगे। जो लोग आपको बिल नहीं दे रहे हैं, छोटे लोग ये जो होते हैं, उनके पास कभी कभी बिल सिस्टम नहीं रहती है। इलेक्ट्रिशियन या कोई रिपेयरिंग वाला आ गया, 100 रुपए आपने दिए रिपेयरिंग के। ओके, आपकी चेयर रिपेयर करनी थी, आपके केबिन में जो चेयर है आपकी वो रिपेयर करनी थी, उसके 100 रुपए हो गए और उसने बिल ही नहीं दिया आपको, तो फिर आप क्या करोगे? उसकी साइन लोगे कैश वाउचर पे। ओके, कैश वाउचर बुक मिलता है, हर बिजनेसमैन के पास होता है वो। आपको देखना है तो नीचे ऑफिस में जाके देखो, रसिका मैम को बोलो कैश वाउचर बुक दिखाओ। सो जिनके पास बिल नहीं देते हैं जो, उनके लिए आप प्रूफ क्या लोगे कि हमने आपको पेमेंट किया है, तो आप उनकी साइन लोगे। ठीक है, तो वो वाउचर नंबर्स होते हैं। कुछ बिजनेस में मैंने ऐसे भी देखा था, जब हम ऑडिट करने के लिए जाते थे, हर कैश पेमेंट के लिए कैश वाउचर, हर कैश पेमेंट के लिए वो कैश वाउचर बनाते थे एंड जिन्होंने भी बिल दिया है, फॉर एग्जाम्पल उनके ऑफिस में चाय वाला आता था, हाँ, सारे एम्प्लॉयज को वो चाय देता था एंड फिर पूरा मंथ होने के बाद चाय का बिल आता था उनको एंड फिर वो बिल का पेमेंट करते थे। तो वो कैश वाउचर को चाय का बिल स्टेपल किया रहता था। सो बिल हो ना हो तो भी वो कैश वाउचर बनाते थे एंड फिर जो चाय वाला है उसके बिल पे भी पेड अमाउंट ऑन दिस डेट, जो भी डेट है वो पेड लिखा रहता था। पेड वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है एंड जिस दिन पेमेंट किया वो डेट लिखना इंपॉर्टेंट है। सो वहां पर भी उसकी साइन थी चाय वाले की, प्लस कैश वाउचर पे भी साइन करता था कि मुझे इतने पैसे रिसीव हो चुके हैं। सो आप भी जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तब आप ऑडिट करते वक्त ये देखोगे कि कभी कभी सारे कैश पेमेंट्स के लिए कैश वाउचर बनाए हैं। अभी हम क्या करते हैं, जिन्होंने हमें बिल नहीं दिया है उनका ही कैश वाउचर सिर्फ बनाते हैं। जिन्होंने हमें बिल दिया है उनकी साइन बिल पे ही लेते हैं हम कि पेड कैश ऑन फॉर एग्जाम्पल 21 जून, तो 21 जून को कैश पे की है, फिर से क्यों वाउचर पे साइन लेनी है। बट बड़े बिजनेस है तो उनको क्या करना पड़ता है कि वाउचर क्यों बनाना है कि वाउचर पे 3 साइंस होते हैं। एक वाउचर प्रिपेयर्ड बाय, ओके, सो अगर प्रिपेयर्ड बाय रसिका मैम है, देन ऑथोराइज्ड बाय, ये अथॉरिटी किसने दी थी ये पेमेंट करने की, तो वहां पर मेरी साइन होनी चाहिए, एंड रिसीव्ड बाय, सो अगर वो चाय वाले ने पेमेंट रिसीव किया है तो उसकी साइन, तो तीनों की साइन होनी चाहिए। सो ये एज अ ऑडिटर आपको जाके चेक करना होता है। ओके, ऑथोराइज्ड वाले की साइन नहीं है मतलब विदाउट अथॉरिटी ये पेमेंट करते जा रहे हैं।
सो वो तीन ही साइंस होना इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंट्री हो गई, कैश रिसीव्ड हो गई है हमें 100 रुपए पूरा फ्रॉम हेड कैशियर। देन पेड बस फेयर 0.50 है, हाँ वो 50 भी नहीं है, 50 पैसे आहेत ते 0.50। सो इसका क्या होगा, बाय कन्वेयंस बोलते हैं। ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लोकल कन्वेयंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सो आप पुणे में आपका ऑफिस है, आपने आपके स्टाफ को, एम्प्लॉय को कुछ काम दिया कि ये इतने चेक्स है वो बैंक में जाके डिपॉजिट करो, तो आपके एम्प्लॉय ने बोला बस के लिए पेमेंट दो। ओके, सो वो जो बैंक में जा रहा है आपका एम्प्लॉय, वो विद इन सिटी घूम रहा है। ओके, आपका और एक ब्रांच है, आपका हेड ऑफिस इधर है बाजीराव रोड पे और आपका दूसरा ब्रांच है बाणेर में। सो विद इन सिटी अगर वो पेमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट का तो वो लोकल कन्वेंस होता है। एंड आपने आपके स्टाफ को मुंबई भेज दिया आउट ऑफ सिटी, तो वो क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सो दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है, दोनों एक्सपेंस है ना, सिर्फ डिफरेंस कभी कौन सा वर्ड यूज करना है। विद इन सिटी आपका स्टाफ घूम रहा है तो लोकल कन्वेंस, आउट ऑफ सिटी जा रहा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इतना ही डिफरेंस है। सो बाय कन्वेयंस, अभी जो पेमेंट्स के अमाउंट है आपको वो दो जगह लिखने हैं, किधर किधर, टोटल के कॉलम में एंड स्पेसिफिक वो जो कॉलम बनाया है वो। सो इन्होंने क्या क्या कॉलम्स बनाए देखो, कन्वेयंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस एंड सन्ड्रीज। सन्ड्रीज के लिए बहुत अलग अलग नाम है, हाँ, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और कौन सा है, ऑफिस एक्सपेंस। सो जो पेमेंट्स बार बार नहीं होते, रेयर होते हैं, सो वो पेमेंट्स कहाँ पे आएंगे, इन सन्ड्रीज कॉलम। ओके, जो फ्रीक्वेंट एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ पर आएंगे, उसके लिए आप सेपरेट कॉलम बना रहे हो। सो नेक्स्ट, पेड कार्टेज 2.50। सो क्या लिखोगे, बाय कार्टेज एंड कार्टेज कॉलम में भी जाएगा ना वो, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। नेक्स्ट, सो मैं आंसर बार बार नहीं देखती हूँ, आपको आ जाएगा। पेड फॉर पोस्टेज, बाय पोस्टेज, टोटल के कॉलम में 5 एंड पोस्टेज के कॉलम में 5। नेक्स्ट बताओ, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 6, बाय वेजेस, टोटल के कॉलम में 6, वेजेस के कॉलम में 6। पेड फॉर स्टेशनरी 4, बाय स्टेशनरी, टोटल कॉलम है स्टेशनरी। पेड बस चार्जेस 2, बाय कन्वेयंस, टोटल कॉलम में है कन्वेंस कॉलम में। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स 15। सो रिपेयर्स का कॉलम नहीं था तो कहाँ पर जाएगा, सन्ड्रीज में, सो टोटल कॉलम में है सन्ड्रीज। बस फेयर बाय कन्वेयंस, टोटल कॉलम कन्वेंस कॉलम। अगेन कार्टेज, बाय कार्टेज, टोटल कॉलम कार्टेज। पोस्टेज का बाय पोस्टेज, टोटल कॉलम है पोस्टेज कॉलम। बस चार्जेस कन्वेयंस, कार्टेज कार्टेज, स्टेशनरी स्टेशनरी। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स सन्ड्रीज, करेक्ट। ये सो आपको एग्जाम में कैसे करना है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सोचना है कि कितने कॉलम्स करने पड़ेंगे। सो बस फेयर मतलब कन्वेंस का लगेगा, सेकंड कार्टेज का लगेगा, थर्ड पोस्टेज, फोर्थ वेजेस, फिफ्थ स्टेशनरी, ये फिर से कन्वेंस आया। ये रिपेयर्स टू चेयर सन्ड्रीज, 6 कॉलम्स हुए। बस फेयर अगेन कन्वेंस, कार्टेज पोस्टेज है, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, सन्ड्रीज है, मतलब टोटल 6 कॉलम्स करने हैं। एंड उसके पहले क्या क्या आते हैं, रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल। सो रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल, ये 5 कॉलम प्लस 6। तो ये तो 2 पेजेस पे ही कंपलसरी करना पड़ेगा। सो आपका जो नोटबुक होता है ऐसे, हाँ, तो इसको ऐसे करके सॉल्व नहीं करना है। सो वो आपके लिए भी डिफिकल्ट जाता है एंड चेकिंग के लिए भी डिफिकल्ट जाता है। सो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 पेजेस ही यूज करने हैं कंपलसरी। फिर मैम मैं अभी इस पेज पे हूँ तो वो ब्लैंक छोड़ दो एंड लेफ्ट पेज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, कंपलसरी, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट जाता है, आपको भी वो डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन्स ही नहीं रहते। सो
ये 10 मिनट में सॉल्व करो एंड और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, वो 10 मिनट में सॉल्व करो। नहीं, हाँ, सो कैश बुक हमारा खत्म हो जाएगा। ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी क्या दिया है, पेटी कैश बुक है। ओके, ये सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन 4। सो तुम्हें फोटो निकालना है या है तुम्हारे पास? हाँ, एंड उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 5 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड थ्रू अगर पेमेंट किया है कस्टमर ने तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखनी है, इलस्ट्रेशन 5। सो स्टार्ट सॉल्विंग, पहले 4 सॉल्व करो।